तो नमस्कार। हम टीयू न्यूज़ में हमारे साथ आज जय कुमार दहिया जो रोडवेज कर्मचारी भी हैं और सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य कार्यालय सचिव हैं, वो आज एक विशेष मेहमान के रूप में हमारे स्टूडियो में शामिल हुए हैं। और आज हरियाणा के अंदर जो रोडवेज की स्थिति है, रोडवेज कर्मचारियों के जो हालात हैं, उनके ऊपर हम इनसे आज एक विशेष चर्चा करेंगे। दहिया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने मांग मुद्दों को लेके हमें मौका दिया, आपके चैनल की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपको भी आभार व्यक्त करता हूं। दहिया साहब, खास करके 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग बने हैं और हरियाणा रोडवेज जो है 1970 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ जी। ये 52 साल का सफ़र है हरियाणा रोडवेज का जी। इस 52 साल के सफ़र में हरियाणा रोडवेज की जो उपलब्धियां हैं, खास करके जनसेवा की, सरकारी क्षेत्र के अंदर उसके विस्तार की, कर्मचारियों की, उसके आप किस नज़र से उसको देखते हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँ कि 1970 में हरियाणा रोडवेज का राष्ट्रीयकरण किया गया और विभाग का जिस टाइम राष्ट्रीयकरण किया गया तो हरियाणा रोडवेज में जो प्राइवेट संस्थाएं थी उनके द्वारा सड़कों पे चलाई जाने वाली 496 बसें जो चौक पे, दीवारों के नीचे, स्कूलों के नीचे, गांव में खड़ी होके प्रस्थान करती थी और जनता को सेवा देती थी, उनको राष्ट्रीयकरण करने के तौर पे हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन का नाम देके और कर्मचारियों को सरकार के द्वारा वेतन दिया जाए, इस प्रकार से राष्ट्रीयकरण करते हुए उनको मर्ज किया गया। उस समय पे 496 जो हमारे पास बसें थी हरियाणा राज्य परिवहन में शामिल की गई तो 1200 कर्मचारी मात्र लगभग उसमें हिस्सेदारी तौर पे थी। और आने वाले समय में धीरे धीरे कर्मचारियों ने मेहनत की और लगन के साथ काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया। इसी कार्य करते हुए सन 1991 में अगर आप देखें तो रोडवेज के बेड़े में 3884 बसें और उस समय कर्मचारियों की संख्या देखो आप तो 23,600 के लगभग पहुंच गई थी। उसके पश्चात 1993 में परिवहन विभाग में, जैसे लोगों के बीच हम कई बार बात रखते हैं कि 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर सरकारी 16 बसें चाहिए और सरकार के पास इतनी बसें थी नहीं, तो कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता की सेवा और अपनी वाहवाही लूटने के तौर पे 1993 में रोडवेज के बेड़े के बराबर में निजीकरण के एक ओझल और झलक दिखाते हुए 923 प्राइवेट बसों को STA परमिट यानी कि स्टेज कैरिज परमिट के नाम से और ये कह के कि 5 भाई इसमें बेरोजगार शामिल हों और 5 भाई का नाम देके इन बसों को रोड पे उतारा गया, जो आज वास्तव में देखा जाए जनता के बीच में वो गरीब 5 भाई किसी ऑपरेटर में नहीं है। ऑपरेट करने वाला मालिक साहूकार केवल एक है और इसका बार बार रोडवेज की यूनियनों ने विरोध किया है कि जनता को बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है, निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। अनेकों बार रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल करके सरकार को झुकाने का काम भी किया है। यहीं आप देखो 2018 में रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा 18 दिन की लंबी हड़ताल की गई, जनता का सहयोग उसमें भारी मिला, कर्मचारियों का, छात्रों का, मजदूरों का, यहाँ तक कि ट्रैक्टर भर भर के हड़ताल में समर्थन के लिए आए और कर्मचारी नेताओं को हजारों की संख्या में असम्मान झेलनी पड़ी। सरकार पीछे कदम ना हटाते हुए अपनी मंसूबे में कामयाब हुई और किलोमीटर स्कीम के नाम से 700 बसों को उतारा गया। अब रोडवेज की आप देखो संख्या कर्मचारियों की दिन पर दिन घटती जा रही है। आज रोडवेज में 15,600 के आसपास कर्मचारी हैं और रोडवेज की बसें अगर आप देखो तो मात्र मैं ये कह सकता हूँ कि 1400-1500 बसें ही
22 के अंत तक अपने बीच में रहेंगी। लेकिन लोगों को जो ये रंग रूप में किलोमीटर की स्कीम की बसें चलाई जा रही हैं, ये पता चल रहा है कि भी नई नई बसें रोडवेज की हैं, जबकि हुड्डा सरकार द्वारा कुछ रोडवेज को उभार देने के लिए 800 बसें शामिल की गई थी और ये 2012 में हुड्डा सरकार ने बसें तो उतारी 800, लेकिन उसके विपरीत की जनता में किसी प्रकार का रोष ना हो, कर्मचारी हड़ताल पर ना जाएं। 2699 परमिट एक बारी जारी करने की कोशिश करी, 3219 परमिट बारी जारी किए। रणदीप सुरजेवाला जी परिवहन मंत्री होते थे उस टाइम पे। रोडवेज के कर्मचारियों ने डट के मुकाबला किया, 4 दिन की हड़ताल की काल दी। उसमें आपकी हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन हड़ताल में अकेले रही थी, अन्यथा और यूनियन ने गुमराह होके अपने मार्ग से भटक चुकी थी। लेकिन जब उन कर्मचारियों को ये पता चला कि भी रोडवेज वर्कर यूनियन के हज़ारों कर्मचारी हड़ताल पे हैं और ये अपने स्तर पर ठीक प्रकार से हड़ताल कर रहे हैं, सरकार ने, कोर्ट ने झुकना दिखाना पड़ा और कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला दिया। वो कर्मचारी जो किलोमीटर स्कीम के तौर पे 42 पैसे प्रति किलोमीटर चालक और परिचालक की भर्ती की गई थी, वो भर्ती रेगुलर हुई और रेगुलर कर्मचारियों को आज वेतन मिल रहा है। ये जो आज अभी भी कल जो बजट पेश किया है हरियाणा की सरकार ने जी, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 2000 सरकारी बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल करेंगे जी। और इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब इसको किस नज़र से देखते हैं? ये खोखला बजट दावा है। स्तर में जब भी बीजेपी की सरकार ये कह के आई थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो प्रत्येक वर्ष हरियाणा के युवाओं को 2 लाख रोजगार दिए जाएंगे, परिवहन बेड़े में प्रत्येक वर्ष 1000 नई बसें शामिल की जाएंगी। अब आप देखो, मीडिया के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से दिनों दिन लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि 810 बसें आ गई, 536 बसें आ गई, हज़ारों कर्मचारियों को नौकरी दे दी गई। ऐसा धरातल पे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। 8 साल के कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि 150 बसें, जो मिनी आपने देखा हो गुलाबी रंग की बसें, किसी डिपो में 5 हैं और किसी में 7 हैं, ये महिलाओं को सेवा देने के लिए, छात्राओं को सेवा देने के लिए खरीदी गई हैं। और वास्तव में अगर देखो तो कोरोना काल में इन बसों ने, रोडवेज के कर्मचारियों ने कोरोना में फर्स्ट एड के तौर पे लोगों को घर घर जाके एम्बुलेंस के तौर पे इन बसों ने सेवा दी है। और आज इन बसों को कर्मशालाओं में खड़ा आप देखोगे ना रोड पे चलाई जा रही हैं। और रही बात जो ये कह रहे हैं हज़ारों बसें, उसमें बाकी रहेगी 100 बसें। 72 बसें तो ऑर्डिनरी साधारण, जो आप कह सकते हैं कि साधारण बॉडी की गाड़ियां, और 33 गाड़ियां वाल्वो हमारे बीच में उतारी गई हैं, जिसमें एक आध कार और जीप आ जाती है। उसकी नॉर्म के अनुसार ये कह रहे हैं कि हमने तो हज़ारों बसें दे दी। ये बिल्कुल धरातल पे सरकार झूठ बोल रही है। चाहे वो किलोमीटर स्कीम के तहत हो या परमिट्स जारी करके प्राइवेट्स बसों को लेके आने का सवाल हो, तो इससे मतलब क्या हरियाणा की जनता को लाभ होगा, नहीं होगा? उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, स्थिति क्या होगी, इसके ऊपर एक नज़र आप डालिए। मैं आपको बताना चाहूँ, सन 2022 के अंत तक हम खुले शब्दों में ये कह सकते हैं कि 1400 बसें रोडवेज में बचती हैं, जो ओरिजिनल ये कह सकते हैं हम रोडवेज की बस हैं। उसमें से भी हज़ारों बस ऐसी बसें हैं जिनकी समय सारणी कोरोना के बहाने से सरकार ने 2 साल का पीरियड बढ़ाने के तौर पर सरकार से हिदायत के तौर पर बढ़ाई है समय उनका, कि भी जनता को ये 2 साल और सेवा देंगी। अन्यथा आज रोडवेज में 500 साढ़े 500 के लगभग मार्च अप्रैल में हम कह सकते हैं, जो ओरिजिनल कागजों के हिसाब से रोड पे चलने वाली बात है। और ये बार बार कहते हैं भी 805 परमिट, वो 5 बसें चेसी नई आ गई हैं कर्मशालाओं में। आज भी आप देखो, ये बजट में कहा है परिवहन मंत्री जी ने कि हमने हज़ारों बस खरीदने के लिए अप्लाई कर दी है और 800
के लगभग बसें हमने कर्मशालाओं में बॉडी वर्क के लिए खड़ी कर दी हैं। धरातल पे बात जो वास्तविकता है, अपना हरियाणा रोडवेज का HREC के नाम से एक कारखाना है गुड़गांव में, और उसमें केवल मात्र एक चेसिस है जिस पे आज तक इंजीनियर ने ये भी फैसला नहीं किया है किसी ने आके कि भी कितने हज़ार रुपये में इसकी बॉडी लगेगी और किस प्रकार से किस मॉडल में ये बॉडी बननी चाहिए। हम अपनी यूनियन ने ये मांग रखी थी कि चालक परिचालक हरियाणा से अलग 6-7 स्टेटों में जाते हैं और उनको रात्रि ठहराव के लिए कहीं भी विश्रामालय नहीं मिलता। बस के अंदर जो पीछे 6 वाली सीट है, इस सीट को 4 इंच चौड़ा किया जाए और उसी में रेलवे की तर्ज पे आप देखो, रेलवे में ऊपर नीचे 3 फट्टे टाइप होते हैं, तो बीच में जैसे हमारा शीशा है, बैक साइड वाला शीशा, उसके ऊपर एक टूल बॉक्स के रूप में फट्टा हो और परिचालक चालक दोनों चौड़ाई के हिसाब से आराम से उस पर रेस्ट कर सकें, जिसमें दिन में चलाने में गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। और विश्रामालय जगह जगह हम बनवाने की पहले से मांग करते आए हैं। आप देखो रोडवेज के किसी भी बस अड्डे पे कहीं आप रैन बसेरा नहीं देखोगे। अगर रात को कोई यात्री आता है ठहरने के लिए, सरकार की तरफ से वहाँ ना कोई होटल होता है, ना कोई ठहरने के लिए विश्रामालय होता है। यूनियन मांग बहुत कर चुकी है, लेकिन सरकार को बार बार कहने के बाद में किसी प्रकार की जो नहीं रह रही। दैया साहब, ये जो अलग अलग राज्यों के अंदर, खास करके अभी राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कई स्टेटों के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करने का प्रस्ताव विधानसभाओं में पास किया गया है। जी। पंजाब में भी वो प्रस्ताव पास कांग्रेस की सरकार ने किया है। अब नतीजे आने हैं, उसके बाद क्या होगा देखते हैं। जी। और यूपी के अंदर भी ये प्रमुख मुद्दा रहा है। जी। और हरियाणा के अंदर भी अभी 2 मार्च को पूरे प्रदेश में खास करके सर्व कर्मचारी संघ ने इस पुरानी पेंशन स्कीम के सवाल को लेकर बड़ी विरोध कार्रवाइयाँ की हैं। और बजट सत्र में उम्मीद थी हरियाणा के कर्मचारियों को कि पुरानी स्कीम बहाल होएगी, लेकिन वो ऐसा दिखाई नहीं दिया। बजट के अंदर हरियाणा की सरकार ने इस सवाल के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोली, बल्कि विधानसभा के अंदर ये सवाल जब उठाया गया तो ये कहा गया कि कांग्रेस के द्वारा बंद की गई थी, हमने बंद नहीं की। तो मतलब इस जो पुरानी पेंशन स्कीम है, इस पुरानी पेंशन स्कीम लागू ना होने से नई पेंशन स्कीम जो अडॉप्ट की है उससे अकेले मैं रोडवेज की बात कर रहा हूँ, रोडवेज के कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे, उसको क्या नुकसान होगा, और आप लोगों की जो मांग है पुरानी पेंशन स्कीम की, उसका आधार क्या है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँ, एक तो अनपढ़ आदमी है वो भी ये समझ सकता है कि पुरानी पेंशन स्कीम थी, उसमें बुजुर्ग व्यक्ति को आजीवन सुरक्षा की गारंटी टाइप थी, बाल बच्चे उसकी देख रेख करते थे। दूसरा, उसी के अपोजिट में आप NPS को देखोगे, 14-14, 15-15, यहाँ तक कि हमारे साथ में सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी कार्य करते हैं, हेल्थ विभाग में भी कर्मचारी काम करते हैं। मेरे सामने एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ 41 वर्ष तक एक साथी बुजुर्ग काम करके सरकारी विभाग में अपने घर गया, और लंबे समय तक पहले तो उसको रेगुलर नहीं किया गया। जब रेगुलर किया गया तो उसको NPS में डाल दिया, और NPS में डाला तो वो एक ठगया हुआ सा यूँ महसूस कर रहा है कि 41 वर्ष सरकारी विभाग में नौकरी करने के बाद मात्र उसको 1800 रुपये पेंशन दी जा रही है। दूसरा, किसी प्रकार की कोई मेडिकल फैसिलिटी उसको नहीं है, कोई किसी प्रकार की गंभीर बीमारी में LIC के तौर पर उसको राहत नहीं दी जा रही, जबकि अपनी GPF की पुरानी पेंशन स्कीम जो होती थी उसमें बुजुर्ग महिला, उसकी ब्याता, उसके बच्चों को तमाम प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी और आजीवन उसकी देखरेख की सरकार की गारंटी होती थी। एक तो ये बात होगी। दूसरा, जो आप कह रहे हो 5 स्टेट तो फिलहाल ऐसे हैं, पंजाब कहो, राजस्थान कहो, उत्तर प्रदेश कहो, उत्तराखंड कहो, और यहाँ तक कि लगातार गोवा जैसे छोटे छोटे स्टेट तो पेंशन देने से वंचित ही नहीं करिए लोगों को। और पंजाब में ये हुई है कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो चन्नी साहब ने घोषणा की कि हम पेंशन देंगे, पुरानी पेंशन देंगे, और इसमें कर्मचारियों को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। यहाँ अखिलेश यादव ने यूपी में बिल्कुल डिबेट में हमारे साथ बैठे थे और उन्होंने कहा है कि समता पार्टी की अगर सरकार आती है तो पुरानी पेंशन का लाभ देंगे। जैसे आप कह रहे हो कांग्रेस की बात, जब
15 अप्रैल 2004 को केंद्र की सरकार ने ये पेंशन, जो पुरानी पेंशन थी, इसको बंद करके एनपीएस का लाभ देने की घोषणा की। उसी को देखते हुए 1 मार्च 2005 में बीजेपी की सरकार ने बंद कर दी। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। लोगों को भ्रम रहता है कि भी बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस ये कर देगी। ये जरूर है कि कांग्रेस ने जो मंद स्पीड से कछुआ चाल पे नीतियों को लागू करने की सोची थी, तो बीजेपी सरकार ने उसमें स्पीड पकड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ हरियाणा में सरकार थी और उन्होंने उस तर्ज पे 1 जनवरी 2006 से हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ बंद कर दिया और नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। आज नहीं, पीछे से लगातार सन 1986 से जब गठन हुआ हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ का, तो उसी समय से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की कर्मचारी हित में ये मांग रही है कि कच्चे कर्मचारी पूर्ण रूप से पक्के हों, ठेकेदारी प्रथा बंद हो। आज जो हरियाणा की कौशल विकास रोजगार के नाम से संस्था सरकार लेके आई है, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये बिल्कुल बंद करके नियमित भर्ती की जाए प्रत्येक सरकारी विभाग में और कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। अंतिम सवाल आपसे हम कर रहे हैं जी। 2018 में भी खैर आप लोग संयुक्त मोर्चा बना के सभी जो रोडवेज की यूनियन थी वो लड़ी हैं जी। और अभी भी 13 मार्च को साझा मोर्चा बना के रोडवेज कर्मचारियों की यूनियनों का आप मुख्यमंत्री का आवास घेरने के लिए करनाल जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे। उसके क्या प्रमुख सवाल हैं, क्या मुद्दे हैं प्रमुख? जो आज सबसे अहम बात और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि रोडवेज का कर्मचारी जागरूक हो गया। पहले सरकारों द्वारा फूट डालते हुए रोडवेज में 13 यूनियनों का धीरे धीरे करके गठन कर दिया, जबकि मात्र सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन और महासंघ से संबंधित कर्मचारी यूनियन 1004। और पुराना आप अगर इतिहास देखो तो रजिस्टर्ड नंबर 1 के नाम से रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित इंटक, ये 3 संगठन अहम कार्य कर रहे थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने कर्मचारियों में फूट डालते हुए अलग अलग प्रकार से बीजेपी की संबंधित मजदूर संगठन 2 बना दिए, चालक परिचालक के नाम से अलग संगठन बना दिए, कर्मशाला के नाम से अलग बना दिए, फिर ये पूर्ण रूप से अगर सहमति नहीं बनी तो चालक परिचालक के अलग अलग बना दिए। इस प्रकार से रोडवेज में आज 13 संगठन हो गए रजिस्टर्ड। और जब कर्मचारियों ने ये देखा कि भाई ये अलग अलग हो गए और कर्मचारियों की मंशा ये थी किसी प्रकार से एक होकर लड़ें, तो हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने अगुवाई करते हुए, खास करके हम ये कह सकते हैं कि सर्व कर्मचारी संघ और बड़े नेताओं की सूझबूझ से हमने साझा मोर्चे के लिए लोगों से अपील की और उसमें उदाहरण दिया गया कि 500 से अधिक किसान संगठन थे और उन्होंने एक होके मुट्ठी बंद करके आवाज़ को बुलंद किया और जीत हासिल की। अगर आज हम एक होते हैं तो सरकार को झुकाने का काम कर सकते हैं और निश्चित तौर पे हम इसमें कामयाबी मिली। कामयाबी हम आपको बताएं, आज साझा मोर्चा के नाम से जो आप कह रहे हो 13 तारीख को हमने 3 मीटिंग करी है साझे मोर्चे की। इसमें आज के दिन 11 यूनियन एक मंच पे हैं और जब तक एक नहीं होते हैं, 2 संगठन हमारे बीच में रह गए, हम उनसे भी बार बार अपील करते हैं कि एक मंच पे आओ, इकट्ठे होकर लड़ो। इसमें मूछ का सवाल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कर्मचारियों के मांग मुद्दों पे अगर हम आज इकट्ठे होकर लड़ते हैं तो सरकार अवश्य झुकेगी। और 13 मार्च को हम करनाल में सीएम आवास का जो मांग मुद्दों को लेके बात कर रहे हैं, आप बता रहे थे, कह रहे थे, तो मांग मुद्दे मुख्य रूप से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, कर्मचारी को पूर्ण रूप से जो ठेकेदार के द्वारा पीसा जा रहा है वो ठेकेदारी प्रथा बंद करके कर्मचारियों को हर वर्ग में, हर पद पे, हर कैटेगरी में पक्की भर्ती नियुक्त की जाए। रोडवेज के बेड़े में जो सरकार ने 2014 के घोषणा पत्र में ये लिखा था कि भी प्रत्येक वर्ष 1000 बसें देंगे, वो पूर्ण रूप से आज जनता की सुविधा के लिए जो जनसंख्या के अनुसार रोडवेज की बसें 18,000 चाहिए और 18,000 बसें अगर रोडवेज में होती हैं तो आज जो है 14,000 बसें शामिल होंगी और 14,000 बसों पे 84,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि एक बस पे
पहले तो थी एक बस पे 7 आदमियों की नॉर्म, सरकार ने उसको कम करके 6 बना दिया। लेकिन अगर 14,000 बसें आती हैं तो हमारे 84,000 युवाओं को हरियाणा में आज भी पक्की और सरकारी नौकरी का लाभ दिया जा सकता है। तो ये इन मांग मुद्दों को लेके सरकार ने क्या किया है, 6 साल का लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई है, कर्मचारियों को देने वाला दिवाली का बोनस भी हजम करेगी। करोड़ों रुपए ये बनते हैं। ओवर टाइम का भी बीच में मसला आया था। ओवर टाइम को बंद कर दिया। उसका कारण ये कहते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि भी कर्मचारियों को सरकार भ्रष्ट बताती है। ये रात दिन मेहनत करता था रोडवेज का कर्मचारी। और आप देखो, परिवहन मंत्री, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, 5 लाख रुपए और अवार्ड इस नाम से, परिवहन के बेड़े के नाम से जीत के लाते हैं कि भी हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी बहुत बहादुर कर्मचारी है, एक्सीडेंट रेशो बिल्कुल 0 है, तेल की KMPL 5 से ऊपर है। और अगर आप देखो तो इनकम भी 52-53 रुपये प्रति किलोमीटर रोडवेज का कर्मचारी कमा के सरकार को दे रहा है। और जैसे आने वाले समय की मैं आपको बताऊं, जो रोडवेज का कर्मचारी आज आंदोलन में है, किलोमीटर स्कीम के ऊपर प्राइवेट जो बसें हैं इनके ऊपर रोडवेज का चालक परिचालक काम नहीं कर रहा है, परिचालक मात्र काम कर रहा है। और 2023 के अंत तक हमारे जितने परिचालक हैं वो प्रमोशन करके इंस्पेक्टर हो जाएंगे, कुछ बचेंगे वो रिटायरमेंट की तरफ हैं। सरकार कौशल विकास रोजगार के नाम से ये कह रही है कि हड़ताल में जिन चालक परिचालकों ने काम किया, सरकारी बसें चलाई, वो अपना नाम कौशल विकास रोजगार में एडिट करवाएं। और एडिट अगर करवाते हैं तो हम उनको रोजगार देंगे। रोजगार क्या देंगे? ठेकेदारों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा उन कर्मचारियों का शोषण होगा। और ये पूर्ण रूप से सर्व कर्मचारी संघ भी मांग करता है और हरियाणा रोडवेज वर्कर का साझा मोर्चा भी ये मांग करता है कि पूर्ण रूप से ये भर्ती करें तो पक्की करें, अन्यथा कौशल विकास रोजगार को पूर्ण रूप से बंद करें। कोई बात नहीं सुनी तो आगे क्या रणनीति रहेगी? 13 मार्च को पूर्ण रूप से एक एक कर्मचारी को हम कोशिश करेंगे इस आंदोलन में उतारने की और आवास का घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का। अगर सरकार झुकती नहीं है तो आने वाली 28 और 29 मार्च को इसमें तमाम वर्गों का, पूरे भारतवर्ष का श्रमिक, कर्मचारी, नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान, महिला एक मंच पे आके कोशिश ये रहेगी कि पूर्ण रूप से सड़कों पे सन्नाटा फैले, पूर्ण रूप से चक्का जाम रहे, हर दफ्तर में पेन और कलम बंद रहे। दोस्तों, हमारे साथ आज विशेष बातचीत के अंदर जय कुमार दहिया जी मौजूद थे। हम हमारे चैनल की तरफ से इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। और आप सभी मित्रों से, दोस्तों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ़ोन पर ये खबरें देखने के लिए बेल आइकन दबा के हमारा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।